जी हां, दिल्ली का दंगल जिसका आगाज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आज रूबरू होकर मीडिया से चुनावों की घोषणा कर दी। तो आज के दंगल के हमारे अहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दिल्ली का दंगल क्या रुख ले रहा है। चुनावी दंगल की तारीख तय, विधानसभा चुनाव में किसकी जय, दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल किसका होगा मंगल, झाड़ू कमल या हाथ, दिल्ली की जनता किसके साथ। बड़े सवाल और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तय करेगा आने वाले राजनीति का रुख। लेकिन आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव जी की, उन्होंने कई बातों का जो है इशारा किया और इशारों ही इशारों में उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो आज तक इलेक्शन कमीशन, ईवीएम और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाते रहे हैं। जब बात सवालों की आई तो क्या कहा उन्होंने, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता हम कल हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। इस शायराना अंदाज में उन सवालों के जवाब आज राजीव इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने दिए, क्योंकि बतौर इलेक्शन कमिश्नर वो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये उनका आखिरी चुनाव होगा जिसकी घोषणा उन्होंने आज की। आइए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दल और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान शालीनता बनाए रखने की हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम सभी दलों और नेताओं से ये अपील करते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं पर कोई टिप्पणी न करें, शालीनता बनाए रखें और चुनाव की गरिमा को बनाए रखें। मतदान पर झूठे दावे और भ्रम फैलाने से बचें। हमारी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि वहां भी पारदर्शिता पर उठे सवालों का प्रभावी समाधान किया गया था। दिल्ली चुनाव में भी ऐसी किसी भी शंका का समाधान किया जाएगा। सच का आईना दिखाएंगे, हर शक को मिटाएंगे। चुनाव की इस पवित्र प्रक्रिया को हम पारदर्शी बनाएंगे। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद, ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू दिल्ली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, जो 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है। आम आदमी पार्टी के लिए ये हैट्रिक की परीक्षा की तरह है, जहां उन्हें अपनी सत्ता बचाने का संघर्ष करना है।
वहीं कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई उपस्थिति को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी है। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। दिल्ली की सियासी जंग अब जनता के हाथों में है। क्या बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखेगी? क्या कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में अपनी पहचान फिर से बना पाएगी? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल तीनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है और जैसे ही आज चुनावी घोषणा हुई, इस सर्दी के मौसम में भी सियासी पारा अपने पूरे उफान पर है। जहां भाजपा 27 साल बाद आंखें जमाए बैठी है कि सत्ता में वापसी करनी है, आम आदमी पार्टी अपनी हैट्रिक लगाने के उम्मीद में है और कांग्रेस अपना अस्तित्व दिल्ली की राजनीति में जरूर खोजती हुई नजर आ रही है। फैसला तो जनता को करना है, लेकिन आपको बता दें कि 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को मतगणना होगी और दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। आरक्षित सीटें 12 हैं, सामान्य सीटें 58 हैं। ये दिल्ली की कुल सीटों की बात अगर हम कर रहे हैं तो 70 सीटें हैं, जिसमें से आरक्षित सीटें 12 हैं। अब कुल मतदाता अगर आपको बता दें तो 1.55 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष तकरीबन 83.49 लाख और महिला मतदाता 71 लाख के करीब हैं और पहली बार वोट करने वाले 2 लाख मतदाता यानी कि वो युवा भी हैं। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं, विक्रमजीत पासी हैं, आम आदमी पार्टी से भारत गौड़ हैं, बीजेपी से ऋषि बागड़ी हैं, कांग्रेस से और निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं भारत गौड़। जहां तक बात भाजपा की करें, दिल्ली दंगल की शुरुआत हो चुकी है, सियासी पारा भी अपने उफान पर है। 27 साल के बाद उम्मीद की जा रही है, भाजपा उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में वापसी करे। किस तरह से देख रहे हैं आप? हम स्वागत करते हैं माननीय चुनाव आयुक्त जी का। देखिए, दिल्ली जो है, ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र का एक पर्व है और पूरी दिल्ली के लोग इसमें भाग ले पाएंगे और इस बार हमें विश्वास है कि हम बहुमत के साथ सत्ता में भी आएंगे। अभी हमारा संकल्प पत्र भी आना है और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखी है चुनाव के लिए और कोई भी परिस्थिति हो, जो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो आ रहा है या हमारे कैंडिडेट्स का चयन है, हम जो मोदी सरकार की अचीवमेंट्स हैं उनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो विफलताएं हैं 10 वर्षों में, आम आदमी पार्टी एक बार भी ये नहीं बता रही कि उनके अचीवमेंट्स क्या है। वो हमारे पे दोषारोपण करने में चुनाव को लेके जा रहे हैं, चुनाव का मुंह मोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, 10 वर्षों की अचीवमेंट्स बताकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाए और वोट मांगे। जी ठीक है। विक्रमजीत पासी, क्या कहना है आपका? नमस्कार आपको भी, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। बिल्कुल ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में जैसे पहले 1993 से दिल्ली के लोग भाजपा का असल चेहरा समझते रहे हैं कि विधानसभा में भाजपा ही चाहिए, वही इस बार होने जा रहा है। और कांग्रेस तो वैसे ही आपने देखा होगा काफ़ी शून्य है, 4% के करीब रह गई। तो आम आदमी पार्टी जो लोगों को राहत दे रही है, दिल्ली के लोग जानते हैं कि ये पार्टियां सिर्फ ड्रामा करती हैं कि हम राहत देंगे, सहूलतें देंगे, लेकिन ये बंद करने वाली पार्टियां, सहूलतें और राहतें बंद करने वाली पार्टियां, ये चंद घरानों को तो फायदा देती हैं, हम जनता को नहीं। अब हमको लेके जा रहे हैं कि अपना वो वर्क का हमने जो लोगों के लिए किया। देखिए 70 साल में महज 24,000 क्लासरूम बने थे और 2015 से अब तक हम 22,711 नए क्लासरूम बना चुके, 3 यूनिवर्सिटी, 12 कॉलेजेस
दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आप देखोगे मेट्रो एक्सपेंशन 450 किलोमीटर, रोड नेटवर्क 10,000 किलोमीटर, फ्लाईओवर्स 38 हमारी सरकार में नए बने हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 7700 तक पहुंचा दी। ड्रेनेज एंड सीवर लाइंस 6800 किलोमीटर। अगर बात करते हैं ये कि क्या किया, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। हाँ, इन लोगों सीसीटीवी कैमरा 3 लाख से ऊपर दिल्ली के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा संघनता है, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा अगर कहीं पर किलोमीटर के हिसाब से है तो दिल्ली में है। स्ट्रीट लाइट्स 4 लाख के करीब। दिल्ली के लोगों को हमने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए सेहत सुविधाएं दी, स्कूल्स का स्तर ऊंचा किया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों को इस महंगाई के जमाने में 200 यूनिट फ्री दिए, करके दिखाए। बीजेपी किसी स्टेट में नहीं कर पाई। हमने 200 यूनिट फ्री किए, हमने लोगों को पानी फ्री किया, हमने लोगों को, महिलाओं को, अपनी बहनों को हमने सफर फ्री किया दिल्ली के अंदर, करके ठीक है विक्रम जी। इसी तरह महिलाओं का अपमान नहीं करते रमेश बिजूड़ी की तरह, इनके बाकी नेताओं की तरह। ओके विक्रम जी, सम्मान करते हैं। तो यह भी बता दिया आगे क्या करेंगे, महिला सम्मान करेंगे, ठीक है, महीना देंगे। महिलाएं तो इस चुनाव में सभी पार्टियों का एक केंद्र बिंदु बन गई हैं, उस पर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। एक बार सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लें विक्रम जी, एक बार सभी को चर्चा में शामिल कर लें, फिर दोबारा आपके पास आ रही हूँ। ऋषि बागड़ी जी, कांग्रेस कहां देख रही है इस चुनाव में खुद को? कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है यार। कांग्रेस जहां भी जा रही है, लोग इस बार कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 10 साल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिया है, उस तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर दिया है आम आदमी पार्टी। जैसे कि मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति के दिल में है। हर वो व्यक्ति पूछ रहा है कि हमारा रोजगार कहाँ है। हर वो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर ये आए थे कि लोकपाल कहाँ है, तो जब ये इलेक्शन के पास जाएंगे लोग इनसे पूछ रहे हैं कि लोकपाल कहाँ है। क्या जिस तरीके से मेरे प्रवक्ता भी आम आदमी पार्टी ने बताया है कि क्लासरूम, अरे भाई अगर आपने क्लासरूम बनाए तो क्लासरूम के लिए बच्चे कहाँ हैं? हर स्कूल में अगर आप सर्वे करोगे तो 5 साल से 10 साल में जितने दिल्ली में स्कूलों, सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हुए हैं, उतना का आज से पहले कभी कम नहीं हुए। क्या इसका जवाब है? मेरे प्रवक्ता के पास नहीं होएगा। ये बात कर रहे हैं सड़कों की, ये बात कर रहे हैं पेंशन की, ये बात कर रहे हैं किसी की, मैं हर एक पॉइंट पर इनका जवाब दे दूंगा। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, ये कह रहे हैं कांग्रेस कहाँ है। इसका जवाब इनको इस बार इलेक्शन में मिल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस हर उस आदमी के दिल में, कांग्रेस हर उस बेरोजगार की जुबान पर जो 10 साल में इन्होंने शोषण कर दिया। ठीक है बागड़ी जी, ठीक है, आपको रोक रही हूँ, दोबारा फिर से आपके पास आएंगे। सभी को एक बार मैं चाहती हूँ कि चर्चा में शामिल कर लें। निरंजन पोद्दार जी, मौजूदा जो सिचुएशंस हैं, जिस तरह से तीनों पार्टियों इस चुनाव को देख रही हैं, इस चुनावी दंगल में हैं, और आज इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से उन लोगों को भी जवाब देने की कोशिश की अपनी शायरो शायरी के अंदाज में जिन्होंने ईवीएम या फिर ट्रांसपेरेंसी पर इलेक्शन कमीशन के सवाल उठाए, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। निरंजन जी। देखिए नवजोत जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा विषय किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सारी की सारी इस चीज को समझती हैं, चाहे वो ईवीएम की बात हो, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया की बात हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा सी होती है कि जब चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यानी कि आत्म मूल्यांकन करने के बजाय दूसरी चीज पे ठीकरा फोड़ करके और कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने का प्रयास किया जाता है। वो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जानती है इस बात को। चुनाव आयोग चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर आप ये मान के चलिए लगातार आरोप लगते भी रहेंगे और उनको आरोपों की सफाइयां देती भी रहेंगे। जैसे उन्होंने शेरो शायरी के अंदर इस चीज का एक साल से संकेत भी दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली के चुनावों की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से आप ये चीज समझिए कि दिल्ली विधानसभा का 2025 का चुनाव, नवजोत जी आप ये मान के चलिए 2015 और 2020 से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उसका मुख्य कारण 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो। पहला बिंदु, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तर्कस में 3 तीर हुआ करते थे, एक तो ईमानदार राजनीति, एक अलग प्रकार की राजनीति और तीसरा फ्री बीज। तो कहीं ना कहीं जो ईमानदार राजनीति है उसके अंदर ही विश्वसनीयता की कमी आई है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
और इनके सारे वरिष्ठ नेता जेल गए, और उसके बाद में लगातार आम आदमी पार्टी उस मामले को लेकर के बैक फुट पे आती रही। दूसरा, इनका जो विशेष जो इनके तर्कस में तीर था वो था अलग प्रकार लेकिन निरंजन जी, आप कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? सिर्फ 4% वोट शेयर था पिछली बार। कांग्रेस कहां दिख रही है आपको? हरियाणा से वाइप आउट हो गई, महाराष्ट्र में जो हालात हुए, दिल्ली में भी कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। देखिए नवजोत जी, मैं आपके दूसरे बिंदु में ये कांग्रेस के ऊपर ही आने वाला था। हाँ। क्योंकि 2015 और 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, जिसको कहते हैं जमीन पे बैठ गई, यानी कि चुनाव लड़ा ही नहीं, और उसका परिणाम था कि 70 में से 66 सीटों के ऊपर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। लेकिन पहली बार कांग्रेस 2025 के चुनाव में इतनी ऊर्जा और जिसको कहते हैं कि फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि 21 उम्मीदवारों की जो इन्होंने लिस्ट जारी की, उसके अंदर अपने सारे के सारे क्षेत्रीय छत्रप इन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिए। ये इस चीज का घोषक है। और मेरी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई नवजोत जी, उन्होंने कहा है कि इस बार इनकी नीति में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारी लड़ाई लंबी है और वो बहुत लंबी चलेगी। पहले हमें अरविंद केजरीवाल जी को निपटा करके हमारी खोई हुई राजनीतिक जमीन। लेकिन अजीब नहीं लगता, यही इंडिया ब्लॉक था, और अब आप आमने सामने हैं। एक बार क्विक रिएक्शन ले लेते हैं ऋषि बागड़ी से, फिर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और भारत गौड़ जी के पास चलेंगे और विक्रम जी के पास चलेंगे, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जी हाँ ऋषि बागड़ी, एक छोटा सा कमेंट आपसे जरूर चाहूंगी मैं। जी देखिए, आपने अगर इंडिया ब्लॉक की बात करी है तो इंडिया ब्लॉक जो बना था वो कि एक ऐसी बनाया गया था कि संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए एक इंडिया ब्लॉक को बनाया गया था, ना कि इसलिए कि भाई आने वाली परिस्थितियों को बनाया जाए। हाँ, लेकिन उस इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अलग थलग नजर आ रही है, और वो दिल्ली चुनाव में भी, अब हरियाणा चुनाव में भी दिखा, उसके बाद महाराष्ट्र में जो हालात हुए, और उसके बाद अब दिल्ली चुनाव में। देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन, मैं महाराष्ट्र और मैं हरियाणा के इलेक्शन की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि इस समय हम दिल्ली के इलेक्शन में, और मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली के इलेक्शन की बात करें। और दिल्ली के इलेक्शन में जिस तरीके से रिजल्ट्स का कहीं ना कहीं असर रहता है ना ऋषि जी, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट तो बिल्कुल रहता है और उस रिजल्ट को देखकर ही आगे इलेक्शन में उतारा जाता है। रिजल्ट को देखकर ही आगे एनालिसिस तो करेंगे ना आप, एनालिसिस तो करेंगे बिल्कुल हर चीज का। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं, और इस बात को देखकर ही पार्टी ने अपने डिसीजन लिए। जिस तरीके से मेरे अभी बताया गया है कि अपने कैंडिडेट हम लोगों ने एक एक सीट पर सर्वे करा के जिस तरीके से चुनकर हम कैंडिडेट उतार रहे हैं, और जैसे कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस कहां है, कि इनको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है कि हमारी दिल्ली की सीएम आतिशी जी और संजय कुमार जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोला है कि यूथ कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं। चलिए देखिए, चुनाव है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। मैडम, मैं इसी मुद्दे पर आना चाहता था। मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि आपकी सूबे के मुख्यमंत्री हमारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का क्या। ठीक है बागड़ी जी, रोक रही हूं आपको, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का दंगल क्या रुख अपना। दंगल में बात हो रही है दिल्ली के दंगल की, जिसने इस सर्दी के मौसम में भी गर्मी और गर्माहट महसूस होने लगी है। भारत गौड़ जी, आज चुनाव की घोषणा होते ही जो चुनावी माहौल में डेफिनेटली गर्मा गया है, ऐसे में क्या आप इसको एक बाइपोलर कंटेस्ट की तरह देख रहे हैं, या फिर जो अभी ऋषि बागड़ी कह रहे थे कि कांग्रेस है, मजबूती से है? देखिए, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में 370 हटाई और साथ में 35 से हटाई। ऋषि बागड़ी जी, आप थोड़ा आराम से हंस लीजिएगा। आ रहे हैं आपके पास, उन्हें बोल लेने दो, भारत गौड़ जी को बोल लेने दो, आ रही हूं आपके पास। जी, ये करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ा। वहां चहुमुखी विकास हो रहा है इस समय, वहां के रोजगार से युवाओं को जोड़ा जा रहा है, स्टेडियम्स बन रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं। उसके अलावा देश भर में जो काम किया है गुड गवर्नेंस का, 51 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते खोले गए हैं।
जीरो अकाउंट पे, और उन कोरोना के काल में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जो विक्रम जी आ रही हूं आपके पास, इसके बाद आप ही के पास वो पहुंचाई गई। जी विक्रम जी आ रहे हैं। 500 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण किया गया, 4 करोड़ मुझे अंदाजा है पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। भारत जी एक सेकंड, विक्रम जी मुझे अंदाजा है पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एक बार भारत जी को अपनी बात पूरी करने दें। मेडिकल कॉलेजेस बनाए, 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं लोगों को काम करने के लिए, 7 करोड़ से ज्यादा निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का जो इलाज करा सकता था प्रत्येक भारतवासी, वो सुविधा देश में लागू की, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। 11 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए हैं, पूरे देश भर में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन दिए हैं, 16 करोड़ लोगों को शुद्ध मीठा पानी पीने के कनेक्शन दिए गए हैं पाइप के माध्यम से, 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां दवाई सस्ती लोगों को सुविधा उपलब्ध है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली के वासी और पश्चिम बंगाल के वासी करा सकते थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने इस योजना को रोकने का काम किया। यमुना साफ नहीं हुई, मैली है, गंदा नाला बन गई। 10 वर्षों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3 बड़े नालों पर लगा नहीं पाए। बसों का हाल बेहाल है, आज दिल्ली को 12,000 से ज्यादा बसों की जरूरत है और 2,000 बसें भी वर्किंग में नहीं है। उसके विपरीत 1650 बसों से ज्यादा फेम योजना के तहत इंडिया की भारत सरकार की हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई। जल बोर्ड जो शीला दीक्षित जी के समय में 700-800 करोड़ रुपए के फायदे में चल रहा था, आज जल बोर्ड 75,000 करोड़ के घाटे में है। जो बिजली हाथ देने की बात करते थे शीला जी के समय में 2 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए 90 पैसे और 4 रुपए 90 पैसे में बिजली मिला करती थी। आज जो मेरे दुकानदार भाई बहन कॉमर्शियल शॉप लगाते हैं, 18 रुपए यूनिट उन्हें मिल रही है। बिजली के मीटर के रेंट बढ़ गए, जो बिजली का पर किलोवाट रेंट था वो बढ़ गया। आज कोई भी घर दिल्ली में बनाता है 200 गज का F और G कैटेगरी में, तो 4 लाख रुपए के करीब उसे शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस, सीवर शुल्क, पानी शुल्क जमा कराना पड़ता है। 100 गज वाले को 2 लाख रुपए जमा कराना पड़ता है, उसके बाद उसे कनेक्शन मिलेगा और फ्री पानी की सुविधा होगी। सीवर के पानी के साथ मिलके आ रहा है गंदा पानी, दिल्ली की जनता बीमार हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इतना पॉल्यूशन जीवन में कभी किसी ने नहीं देखा जितना पॉल्यूटेड अब दिल्ली हो गई। एक व्यक्ति 50 सिगरेट से ज्यादा का पॉल्यूशन डेली कंज्यूम कर रहा है सांस लेने के माध्यम से। इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट में जितने कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, एक भी आदमी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पक्का नहीं किया। दूसरी तरफ हमने पूर्वी दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी, अभी 2 का शिलान्यास हुआ है लॉ फैकल्टी का। 5 कैंपसेस बन रहे हैं, पहले केवल साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस था, अब ईस्ट दिल्ली कैंपस, वेस्ट दिल्ली कैंपस। ठीक है भारत जी, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी मैं यही पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से, केंद्र ने 8500 करोड़ रुपए दिया था मां यमुना को साफ करने के लिए। ओके आ रहे विक्रम, गंगा का भी पूजा नहीं कर पाए यमुना में। माँ गंगा ने आपको बुलाया था, गंगा के बारे में भी बताओ, आपको गंगा भी साफ करनी थी 10 साल में। मान्यवर प्रयाग वहां कुंभ चल रहा है, आपको आमंत्रित करता हूं, सुनिए। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, सबको आमंत्रित करता हूं। योगी जी और मोदी जी की व्यवस्था देख लेना। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको जवाब देना था। कुंभ लग रहा है साहब, कुंभ लग रहा है, पानी का आचमन करना वहां निलाएंगे। नवजोत जी ऋषि बागड़ी जी 1 सेकंड रुक जाइए, विक्रम जी को जवाब दे लेने दो। ऋषि बागड़ी जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। मैं अपने दोनों माननीय कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहूंगा, मुझे मेरा टाइम है, मुझे बोल लीजिए। हाँ प्लीज विक्रम जी कहिए, बिल्कुल। उसके बाद ऋषि बागड़ी आपके पास ही आ रही है। हाँ, लोगों ने ना जी बीजेपी का नाम रख दिया बहुत झूठी पार्टी जी। बंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी है, आपको पता है बंगारू लक्ष्मण जी रिश्वत लेते पकड़े गए। अब बीजेपी ने सेंटर में क्या किया, हमने दिल्ली में क्या किया। पहले तो मैं ये बता दूं कि बीजेपी ने दिल्ली में कहा था कि हम लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में शोध करेंगे, सेक्शन 81, जिसके तहत बेचारा किसान दिल्ली का अपनी जमीन को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। सेक्शन 33 जिसमें रिस्ट्रिक्शन है भूमि दर्ज के ऊपर, वो सिर्फ लारे लगाए बीजेपी ने, सेंटर कर सकता, अमेंड नहीं किया। बीजेपी ने कहा था 2022 तक दिल्ली के अंदर हम पक्के मकान देंगे, 4 लाख झुग्गियां हैं, सिर्फ 4700 मकान दे पाएंगे आज तक, 2025 तक, 22 तक देने थे इन्होंने।
और उन 4700 में से भी 3000 मकान ऐसे हैं जिनमें ना सीवरेज है ना पानी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गाय काटने वालों से चंदा लिया। हजारों करोड़ के इनके 900 के करीब ऑफिस बीजेपी के, कहां से आया इनके पास ये चंदा, कहां से आया ये पैसा? बीजेपी ने 10-10 लाख के सूट मोदी जी को दिलाए, 10-10 लाख के पेन, 2700 करोड़ का मोदी जी का मकान बन रहा है राजा साहब का, 8300 करोड़ के हवाई जहाज में वो घूमते हैं, 30,000 करोड़ नमामि गंगे के नाम पे कहां गया? बीजेपी बता दे। अब हम बताते हैं हमने क्या किया। हमने दिल्ली के लोगों को इस महंगाई में राहत दी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे हमने इतने रुपए बिजली दी, हमने इतने रुपए बिजली दी। भाई इस महंगाई के जमाने में जहां आपने आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, लोअर वर्ग को जीने के काबिल नहीं छोड़ा, हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री सफर दिया। अब आप मैं आपसे इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो मोदी जी के मकान का टेंडर है वो कितने 100 करोड़ का है? जरा बताने की कृपा करेंगे। करोड़ों डकारा, करोड़ों लुटाया, बीजेपी ने देश का हाल ये बनाया। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको बीजेपी की। चलिए विक्रम जी 15 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। देखिए क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन किए तो मैं बताना चाहता हूं ना, बीजेपी के देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब बीजेपी सत्ता में आई, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने कर दिया। दूसरी तरफ जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो दिल्ली का बजट सिर्फ 26,000 करोड़ था, हम उसको लेके गए हैं 76,000 करोड़ पे, और आज रेवेन्यू सरप्लस है दिल्ली। पूरे देश में एक ही राज्य है जहां रेवेन्यू सरप्लस है, घाटे में नहीं गया। इतना कुछ देने के बावजूद केंद्र की सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों को गंगा जल छिड़क के उनको शुद्ध करके अपने में रलाने का काम करती है। आपको याद होगा मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसेंगे जीत पवार, आज इनका सबसे बड़ा लाडला है हेमंत विश्व शर्मा, बुकलेट निकाल दी थी बीजेपी ने। ओके विक्रम जी, ऋषि बागरी कहिए अपनी बात जल्दी से। जी विक्रम जी, मैं आती हूँ फाइनल कमेंट्स के लिए आपके पास दोबारा से। जी ऋषि जी। देखिए, मुझे लगा था कि बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, पहले थोड़ा सा विदुड़ी जी ने जो बोला था उसके लिए थोड़ा सा अपना एक व्यक्तिगत तौर पर एक क्षमा मांगेंगे, बट ये नहीं हुए। ये प्रभु श्री राम की बात कर रहे थे, वहां लोगों ने इनको जवाब दे दिया। जम्मू कश्मीर की ये बात कर रहे थे, वहां इनको लोगों ने जवाब दे दिया। अब बात करते तो साहब 10 साल में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जिन मुद्दों पर अगर आप आओगे तो, अगर मैडम मुझे अगर आप टाइम दोगे तो मैं एक एक मुद्दे पर, एक एक पॉइंट पर इनको समझा दूंगा। ठीक है, माँ गंगा ने भी आपको बुलाया था, गंगा आप साफ नहीं कर पाए। ठीक है, माँ गंगा ने आपको बुलाया था, गंगा आप साफ नहीं कर पाए। ठीक है, लोगों को आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, उन रोजगार के ऊपर आप कोई बात नहीं करोगे। अब बात आती है मेरे दिल्ली के प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि साहब आपके लोकपाल का क्या हुआ? नहीं है लोकपाल पर। आपको कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना था, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आपके स्कूलों की जो हालत इस 10 सालों में हो गई है, उसका आपके पास जवाब। मेरा सभी प्रवक्ताओं से ये भी सवाल है, आरोप लगाने। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं ऋषि जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, मेरा सभी प्रवक्ताओं से ये भी सवाल है कि दूसरे पे आरोप और दूसरे की कमियां उजागर करना चाहिए, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो आपका इख्तियार है, लेकिन इंडिविजुअली पार्टीज कहाँ खड़ी है जरा वो भी मैं समझना चाहती हूँ। ऋषि बागड़ी जी, देखिए इंडिविजुअल पार्टी कहां खड़ी हुई है, आप जाके देखिए कांग्रेस के लिए कैसे लोग आज कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। किसी भी चौराहे पर जाकर पूछ लीजिए तो लोग कह रहे हैं कि हमारे को वो पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए, हमारे को वो शीला वाली कांग्रेस चाहिए, पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए। आपने खुद ही एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या पुराने वाली कांग्रेस दे पा रही है? कांग्रेस जिसमें सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता था, जिसमें हर कच्चे कर्मचारियों को फंड मिलता था, जिसमें हर ठीक है ऋषि जी। निरंजन जी, पुराने वाली कांग्रेस चाहिए, क्या कांग्रेस अपनी पुराने वाली कांग्रेस को ओवरऑल कर पा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ओके ऋषि जी, एक बार निरंजन जी को भी पूरा विश्लेषण कर लेने दीजिए हर बात का। कहिए निरंजन जी। देखिए नवजोत जी, निश्चित रूप से मैं आपको जो उस समय भी कह रहा था कि इस बार जो दिल्ली का जो चुनाव है वो आपको अलग इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि पहली बार कांग्रेस यहाँ पे आपको ताकत लगाती हुई दिखती है, और उसका सीधा से सीधा परिणाम जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। और आज अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, जिसको कहते हैं खतरनाक, या भारतीय जनता पार्टी से उनको इतना डर नहीं है जितना उनको कांग्रेस से डर।
और वो ये चीज आम आदमी पार्टी के नेताओं के आपको बयानों के अंदर सहसा ही आपको नजर भी आ जाती है, क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस मुखर होकर के आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है इसके, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आकर के यहाँ पे जिस तरीके से ताहिर हुसैन और ये तमाम जो टिकट बांट रहा है शाहरुख खान, तो मुस्लिम एरिया जहां आम आदमी पार्टी की एक मजबूत पकड़ हुआ करती थी, कहीं ना कहीं वहां पे भी वोट विखंडन का उनको खतरा नजर आ रहा है। तो 27 साल बाद बीजेपी को आप सत्ता से कितना दूर देख रहे हैं, उस पर भी एक देखिए, अगर आप मेरा विश्लेषण देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर बेसिक, अगर मैं वोटों के डेटा की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो 37 और 64%, यानी कि बहुत बड़ा अंतर है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि चूहा बड़ा होगा तो बिल्ली जितना हो जाएगा, हाथी नहीं बन सकता, यानी कि इतना अंतर पाटना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई आसान नहीं है। अब ये सारा का सारा इस चीज पर निर्भर करता है कि कांग्रेस की कितनी स्वीकारोक्ति होती है और कांग्रेस के जो छत्र पुत्र हैं वो चुनाव के अंदर कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, केवल ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। अगर कांग्रेस 12 से 15% वोट भी अगर कांग्रेस की तरफ चलेगा तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं इस बार चुनाव बदलता हुआ दिखेगा। और अगर कांग्रेस को जनता ने अगर आत्मसात नहीं किया तो आम आदमी पार्टी को एज रहेगा चुनाव में। हालांकि इनको एंटी इनकम्बेंसी इस बात को लेकर के भी है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जीत की। और नवजोत जी 10 सेकंड और लूंगा आपसे कि आप देखेंगे दिल्ली का इतिहास रहा है कि जो पार्टी एमसीडी में रही है वो विधानसभा से दूर रही है। 1993 से 98 तक कांग्रेस एमसीडी में थी, भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार थी। 98 में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी जीती, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, लेकिन विधानसभा से सूखा रहा। आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वो गलती कर चुकी है, क्योंकि चलिए निरंजन जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने जरूर बताया है, वक्त की कमी है। भरत गौर जी, फाइनल कमेंट्स आपके, क्या चैलेंज देख रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मोदी जी ने बोला आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा पार्टी बन गई है, एक बहुत बड़ी आपदा है जिसको दूर करना है। हम काम के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। वोट मांगते रहोगे, ये मोदी जी का सीएम का इलेक्शन है क्या? मोदी जी ऋषि बागड़ी जी, आपको टाइम दे रही हूं फाइनल कमेंट्स के लिए, एक मोदी जी के सेकंड। नाम पर मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार देना। बिरसा मुंडा जी के नाम पे बंसेरा पार्क बनाया है, जहां पहले कूड़ा और ढलाव डला करता था। एक बंसेरा पार्क बनाया जहां पर आज आप शादियां कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, और बहुत सुंदर बायोलॉजिकल ऐसा उसका विकास किया गया है कि यमुना को साफ करने में उससे मदद मिलेगी। आईटीओ के पास आहिस्ता पार्क बनाया गया है। ईस्ट दिल्ली का जो बेसन है नोएडा से लेके वजीराबाद तक, वहां भी विकास कार्य हो रहा है। सारा बोटोनिकल गार्डन बनाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी की तर्ज पर, जो इको फ्रेंडली है। उसके अलावा पॉल्यूशन दूर करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल वे एक्सप्रेसवे। प्लीज अपनी बात को 10 सेकंड में फाइनल कमेंट्स अपने सम अप कीजिएगा। फाइनल कमेंट्स यही है कि जहां झुग्गी वहां मकान। 3000 हमने मकान दिए पक्के बना के, उन लोगों को छत दी 3000 कालका जी एक्सटेंशन में, और 1675 का माननीय मोदी जी के हाथ से अभी अशोक विहार में दिया गया है। और हमारा ये वादा है निश्चित हर झुग्गी वासी को उसका अपना पक्का मकान मिलेगा, जो ना कांग्रेस दे पाएगी ना आम आदमी पार्टी दे पाएगी। दे सकती है आपको काफी टाइम दिया मैंने। विक्रम जी, फाइनल कमेंट्स आपके। मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि ये जो ड्रामेबाजी आप मकान देने की कर रहे हो, ये 200 साल लगेंगे आपको, जितना आपने 2022 तक देने थे 200 साल। 3000 मकान की बात करते हो, सीवरेज पानी भी दे देते, अरे महंगाई से राहत भी दे देते, जो पैसा अमीरों पे लुटाया है वो गरीबों पे लुटा देते। चलो मैं इसकी छोड़ता हूँ। दूसरी बताता हूँ आपको जी, इनके पास चेहरा तक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास सीएम फेस नहीं है। हमने 15-15 लाख के सोने के कबर्ड नहीं लगाए अपने शीश महल में, पैसा जो बनाया आपने। 15 लाख के जुमले वाला इंटरप्शन मत करो, 2 करोड़ नौकरियां झूठ बोलने वाला। चलिए विक्रम जी को फाइनल कमेंट्स। हमने कमीशन नहीं खाई, आपके मुख्यमंत्री। रिक्वेस्ट है भारत जी चुप हो जाइए, लेट देम स्पीक, बाकी लोगों को भी। मैं कहता हूं जी, मैं कभी किसी में इंटरप्ट नहीं करता। मेरे अंदर चलिए जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड विक्रम जी प्लीज। अभी तक इनके पास सीएम फेस नहीं है, अभी तक ये 70 सीटों पे कैंडिडेट नहीं दे पाए।
बातें करेंगे बड़ी बड़ी 70 सीटों मैं पे कैंडिडेट ने ठीक है जी ऋषि जी जल्दी से माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है जी। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चुप थोड़ा सा अगर मेरी एक सेकंड के लिए बात सुनेंगे तो ये फिर 1975 में गरीबी हटाने की बात आई थी, आज तक गरीबी हटी कांग्रेस से। ओके ऋषि जी मेरी सुन लीजिए, आप सुनो, एक मिनट सुनो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई देश में रहा, अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन के बाद सीएम बन जाएंगे। 1955 में विक्रम जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज 1 सेकेंड, 10 सेकेंड उनको बोल लेने दीजिए जी। ऋषि जी जल्दी से 10 सेकंड सुन लीजिए। अरे सर सुनो, आपको सुनो, जरा सच्चाई सुन के आप आगे बोल भी नहीं पाओगे। 1975 में 1975 छोड़िए, 1975 में बहुत फर्क आ गया है, बच्चे भी जवान हो गए हैं सर, बच्चे जवान हो गए। चलिए माफी चाहूंगी मैं। निरंजन जी, आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं सभी पार्टियों के लिए? 10 सेकंड में समाप्त। समय नहीं थी, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। चलिए रुक जाइए ऋषि जी, विक्रम जी प्लीज जी। निरंजन जी आप कहिए 10 सेकंड में जल्दी से, वक्त नहीं है, प्लीज माफी चाहूंगी। देखिए नवजोत जी, आज की तारीख में चुनाव बहुत रोचक स्थिति में है और अगले 15 से 20 दिनों के अंदर कौन सी पार्टी जनता को अपने तरफ लुभाने में कामयाब होगी, ये अगले आने वाले 15 से 20 दिन आपको बहुत जिसको कहते हैं परिणाम इसी यही 15-20 दिन तय करेंगे। निर्णायक रूप से 15-20 दिन है जी। ठीक है, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो दिल्ली के दंगल का आगाज हो चुका है। आज दिल्ली चुनाव का ऐलान हुआ, ऐलान होते ही जो सियासी पारा है वो भी चढ़ गया। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ने इशारा भी किया कि चुनाव के नतीजे कोई भी आए, उसके बाद आरोप जिस तरह से लगते हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, वो ना लगाएं, क्योंकि एक्सेप्ट करें कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो जिस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं वो पूरी तरह से पारदर्शिता से ही करवाए जाते हैं। अपने शेरो शायरी के अंदाज में चलते चलते उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुबारों को सहारा मिले, कोई शिकवा नहीं, हर नतीजे में प्रमाण दिया गया है, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया खोजते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।